हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी हाउस। तो आज हम बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 की टेस्ट सीरीज नंबर 7 के बारे में, जिसमें कि एज ऑलवेज 10 एमसीक्यूज होंगे जो कि जनरल स्टडीज और करंट अफेयर, मतलब कि इसमें अगस्त 2021 से रिलेटेड करंट अफेयर्स होंगे। वो सारे एमसीक्यूज के बारे में इसमें हम डील करेंगे और इसके जो बाकी सेगमेंट्स हैं उनका लिंक या तो ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा या फिर आप लोग जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में भी बाकी सेगमेंट्स को देख सकते हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग वहां से जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ इंडियन स्टेट्स के नाम दिए गए और उनके फाउंडर्स के नाम भी यहाँ पे राइट साइड में दिए गए। तो हमें देखना है कि यहाँ पे कौन कौन से करेक्टली मैच्ड हैं और कौन से करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो एक एक करके अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले जो फर्स्ट है वो है हैदराबाद। तो हैदराबाद जो है उसको फाउंड एस्टेब्लिश किया गया था 1724 में निज़ाम उल मुल्क के द्वारा। जब वहाँ पे बेसिकली हुआ था, उनका एक कन्फ्लिक्ट हुआ था, एक मुगल एम्परर थे मोहम्मद शाह जिनका जो मुगल शासक थे, उनका जो पीरियड था वो बेसिकली 1719 से 1748 के बीच का पीरियड था। तो उस टाइम पे ही जब निज़ाम उल मुल्क का उनके साथ में कन्फ्लिक्ट होता है, तो उस टाइम पे उनके द्वारा जो स्टेट ऑफ हैदराबाद था उसको फाउंड किया गया था 1724 में, उनके द्वारा उसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है फाउंडर का नाम, वो दिया हुआ है निज़ाम उल मुल्क। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो हमारा सही हो जाएगा। सेकंड, यहाँ पे बोला गया बंगाल के बारे में। तो बंगाल जो है उसको बेसिकली इस्टेब्लिश किया गया था मुर्शिद अली खान के द्वारा। उनके द्वारा उसको बेसिकली जो मुगल एम्पायर थी उससे इंडिपेंडेंट किया गया था। हुआ ये था कि 1717 में जो मुर्शिद अली खान थे, उनको जो ये बंगाल था इसका गवर्नर या फिर जिसको हम सूबेदार बोलते हैं वो बनाया गया था। फिर धीरे धीरे उनके द्वारा कुछ स्टेप्स लिए गए और फिर बाद में उनको मुगल एम्पायर से जो बंगाल था उसको इंडिपेंडेंट उनके द्वारा बनाया गया था। तो यहाँ पे जो दिया गया वो दिया गया सादत अली खान। तो ये जो है ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर आना चाहिए था मुर्शिद अली खान। अब यहाँ पे थर्ड जो है वो दिया गया अवध जो है उसको इस्टेब्लिश किया गया था सादत अली खान, या फिर जिसको सादत खान बुरहान उल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली उनको 1722 में जो अवध है उसके गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया गया था, फिर बाद में उनके द्वारा उसको फाउंड किया गया था। तो ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगर हम इनके ऑप्शंस जो है इनको इंटरचेंज कर देते हैं तो हमारे तीनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं, अदरवाइज हमारे दोनों स्टेटमेंट ये गलत हैं। तो फर्स्ट सही है, सो आवर करेक्ट आंसर विल बी ए, ओनली फर्स्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक टर्म के बारे में जिसको कि हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं, जो कि रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से। तो ये टर्म जो है ये बेसिकली क्या है? तो ये बेसिकली एक सिचुएशन है जिसमें कि कोई स्पेसिफिक कम्युनिटी, मतलब कि किसी सिटी, स्टेट या फिर पूरी कंट्री की अगर हम बात करें तो वहाँ के जो कुछ लोग हैं उनमें जो इम्यून सिस्टम पाया जाता है या फिर जो इम्यूनिटी की परसेंटेज होती है वो काफ़ी ज़्यादा हायर होती है किसी भी डिजीज़ के लिए। बट यहाँ पे कोरोना वायरस की बात करें तो कोरोना वायरस के लिए जिनकी इम्यूनिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई परसेंटेज पे होती है। मतलब बेसिकली अगर वो उस वायरस के साथ में एक्सपोज कर दिए जाते हैं तो उनका जो इम्यून सिस्टम है वो इतनी एंटीबॉडीज़ बिल्ड करता है जिससे कि वो जो वायरस है कोरोना वायरस उससे उस पर्सन को प्रोटेक्ट किया जा सके। उस सिचुएशंस को ही हम बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी। अब यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस देखें तो इसके जो सी ऑप्शन है वो इसकी करेक्ट डेफिनेशन में फिट बैठता है। तो अवर करेक्ट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पैक्ट के बारे में, जो कि IC इम्पैक्ट्स के नाम से जाना जाता है। बेसिकली इंडिया कनाडा इम्पैक्ट्स, मतलब कि इंडिया कनाडा सेंटर फॉर इनोवेशन मल्टी डिसिप्लिनरी पार्टनरशिप टू एक्सीलरेट कम्युनिटी ट्रांसफॉर्मेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ये फर्स्ट एंड ओनली मतलब कि जो एग्रीमेंट है इन दोनों कंट्री इंडिया और कनाडा के बीच में, जो भी इनके रिसर्च सेंटर हैं उनके बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ था। बेसिकली जैसे कि इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया के जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है उनका कोलेब्रेशन हुआ था कनाडा के जो भी मतलब कि साइंस से रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं, मतलब जिसको कि कैनेडियन नेटवर्क ऑफ सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस CNE के नाम से जाना जाता है। इन दोनों के बीच में बेसिकली ये साइन हुआ था। ठीक है, ये प्रोग्राम जो है मेनली जैसे क्लीन वाटर की जो टेक्नोलॉजी है उनको सस्टेनेबल बनाने के लिए और कैसे उनको ट्रांसफॉर्म किया जाए उस पर मेन फोकस इसका रहता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए, क्लीन वाटर टेक्नोलॉजी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स दिए गए हैं और उनके एसोसिएटेड स्टेट्स के बारे में पूछा गया है। जैसे कि यहाँ पे तेल या रुमाल जो है उसका एसोसिएटेड स्टेट राजस्थान है या फिर नहीं है। जैसे कंगडानी साड़ी है उसका तमिलनाडु है या फिर नहीं है। तिरूर बेटल लीफ जो है उनका केरला है या फिर नहीं है। तो अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके द्वारा रिसेंटली जो तेलिया रुमाली है
या फिर तेलिया रुमाल जो है उसको रिसेंटली जीआई टैग दिया गया, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया, ये बिलोंग करता है तेलंगाना को, ना कि राजस्थान को। तो फर्स्ट जो है वो हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। ये तेलिया रुमाल जो कि बेसिकली ट्रेडिशनल हैंडलूम प्रोसेस से इसको बनाया जाता है, ये रुमाल टाइप का ही होता है, ठीक है। और दूसरा है यहाँ पे कंडंगनी साड़ीज, या फिर जिसको कंडांगनी साड़ीज के नाम से भी जाना जाता है, ये बेसिकली कराईकुड़ी ताल्लुक में, जो कि शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु का एक, वहाँ पे इनको मैन्युफैक्चर किया जाता है, जो बेसिकली हाई क्वालिटी का कॉटन होता है इनमें, ठीक है। जो कोयम्बतूर है वहाँ से इनका जो हाई क्वालिटी का कॉटन है वो लाया जाता है और फिर बाद में इनको मैन्युफैक्चर तमिलनाडु में किया जाता है। तो सेकंड जो है वो यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। थर्ड है यहाँ पे तिरूर बीटल लीफ, जो कि केरला में इनको मेनली प्रोड्यूस किया जाता है, जो एसोसिएटेड स्टेट है यहाँ पे इसका केरला होगा। तो अगर यहाँ पे हम ऑप्शंस को देखें तो फर्स्ट जो है हमारा गलत हो जाएगा, सेकंड भी सही है और थर्ड भी सही है। सो आवर करेक्ट आंसर विल बी सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली एक रीजन के बारे में पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली ये बोला गया है कि जो मेडिटेरेनियन सी और ब्लैक सी जो है इन दोनों के बीच में जो क्लोजेस्ट रीजन है जिससे कि इन दोनों को लिंक किया जाता है, उस रीजन का नाम बेसिकली क्या है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ जो मैप में भी देख सकते हैं, अगर हम इसको जोग्राफिकली देखें तो यहाँ पे ये वाला जो रीजन है ये बेसिकली ब्लैक सी है, जैसे कि यहाँ पे जॉर्जिया है और यहाँ पे यूक्रेन है, रोमानिया है और यहाँ पे टर्की है। टर्की में एक जगह है इस्तांबुल, ये जो जगह है ये बेसिकली जैसे यहाँ पे ये जो रीजन है ये है मेडिटेरेनियन सी। तो इन दोनों को जो कनेक्ट करने का काम करता है, एक शोर की तरह जो काम करता है, वो काम करता है यहाँ पे टर्की का इस्तांबुल। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो बेसिकली यहाँ पे हो जाएगा सी, इस्तांबुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे बलबन से रिलेटेड है, जो कि सुल्तान थे दिल्ली के 1265 से 1287 के टाइम में, और उनको बेसिकली मेडिवल पीरियड का ग्रेटेस्ट सुल्तान के नाम से जाना जाता है। उनके बारे में यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन तीनों में से हमें देखना है कि कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं है। तो पहला यहाँ पे बेसिकली ये स्टेटमेंट है कि जो सिजदा और प्याबॉस की जो सेरेमनी है वो उनके द्वारा मैंडेट की गई थी। तो बेसिकली उनके द्वारा किया ये गया था कि जैसे वाइन वगैरह की जो ड्रिंकिंग की जाती है, हंसी मजाक जो कोर्ट्स में किया जाता है, उन सबको वहाँ पे उनके द्वारा रिफ्यूज किया गया था कि ये सारी चीज़ें ना की जाए। किसी भी चीज़ को, मतलब कोई भी चीज़ है उसको सीरियसली लिया जाए, कोई भी चीज़ को बेसिकली वो नॉन सीरियस मूड में लेने के मूड में ही नहीं थे। और ये जो सिजदा और प्याबॉस है इसमें बेसिकली जो मोनार्क होता है उसके फीट या फिर हाथ वगैरह को चूमने की जो सिचुएशंस होती है, उस टाइप की सेरेमनी को उनके द्वारा मैंडेट किया गया था। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो सही हो जाएगा। अब सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, सेकंड स्टेटमेंट में यहाँ पे बेसिकली ये बोला गया कि तुर्कन ए चहलगानी जो ये सिस्टम था इसको इनके द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया गया था। बेसिकली जो तुर्कन ए चहलगानी जो सिस्टम था इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा, इनके द्वारा इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे ये बोला गया है कि जो दीवान ए अर्ज जो है वो इनके द्वारा इसको रीऑर्गेनाइज किया गया था। तो बेसिकली जो भी इंटरनल डिस्टर्बेंस थे या फिर जो मंगोल थे उनको रिपील करने के लिए, पंजाब और आसपास का जो रीजन था वहाँ पे भी उनको रिपील करने के लिए जो बलबन थे उनके द्वारा बेसिकली जो दीवाने अर्ज थे उसको वापस से रीऑर्गेनाइज किया गया था। ये बेसिकली होता क्या है, एक मिलिट्री डिपार्टमेंट है, ठीक है, दीवाने अर्ज जो है। तो यहाँ पे अगर हम इसके स्टेटमेंट देखें तो फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है और थर्ड भी सही है। सो आवर करेक्ट आंसर विल बी बी, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है NCLAT के बारे में, जिसको कि नेशनल कंपनी लॉ अपेलेट ट्रिब्यूनल बोलते हैं। यहाँ पे बेसिकली ये बोला गया है कि जब NCLAT जो है वो एक अपेलेट ट्रिब्यूनल की तरह काम करता है, मतलब जो केसेस होते हैं उनको सुनने का काम, उन पे डिसीजन वगैरह देने का काम जो करता है, वो बेसिकली किन किन के द्वारा जो ऑर्डर पास किए जाते हैं उनके अगेंस्ट में वो कर सकता है। तो ये जो NCLAT जो है, जिसको बेसिकली कंपनीज एक्ट जो 2013 का था उसका एक सेक्शन है, सेक्शन 410, उसके अंदर इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसके कई सारे फंक्शंस हैं, जैसे कि NCLT जिसको कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बोलते हैं, जो कि 2016 में 2016 में 1 जून को ये लागू हुआ था। इसके अगेंस्ट में जो भी अपील्स वगैरह होती हैं उन सबको सुनने का काम इसके द्वारा किया जाता है यहाँ पे। और उसके अलावा जैसे कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया जो है उसके अगेंस्ट भी जो भी ऑर्डर्स होते हैं, मतलब जो उसका सेक्शन 202 और सेक्शन 211 जो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी से रिलेटेड, उससे भी रिलेटेड जो भी अपील्स वगैरह होती हैं उन सबको भी सुनने का काम जो है नेशनल कंपनी लॉ अपेलेट ट्रिब्यूनल के द्वारा किया जाता है। उसके अलावा जैसे CCIA जिसको कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बोलते हैं, उसके द्वारा जो भी ऑर्डर्स पास किए जाते हैं, जो डिसीजंस उसके द्वारा बनाए जाते हैं या फिर जो भी डायरेक्शंस उसके द्वारा दी जाती हैं, उन सब के अगेंस्ट में
जो अपील वगैरह है उन सबको सुनने का काम या फिर NCLAT के द्वारा किया जाता है, जब ये बेसिकली एक अपेलेट ट्रिब्यूनल की तरह एक्ट करता है। तो यहाँ पे अगर हम इसके स्टेटमेंट देखें तो जो तीनों हैं, इन तीनों के अगेंस्ट में जो भी अपील्स होती हैं उन सबको सुनने का काम NCLAT के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी, ऑल आर करेक्ट, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे हाउसिंग प्राइस इंडेक्स के बारे में पूछा गया, जो कि रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। इसमें बेसिकली अभी हुआ ये कि जो ऑल इंडिया हाउसिंग प्राइसेस जो थी, उस इंडेक्स में बेसिकली ये बताया गया कि उन सब में 3.9% का जो इंक्रीमेंट है वो हुआ था 2019-20 का जो फोर्थ क्वार्टर था उसके अंदर। यहाँ पे जो ये इंक्रीमेंट है इसको कंपेयर किया गया था उससे पहले के, मतलब 2018-19 का जो फोर्थ क्वार्टर था उसके साथ में। अब यहाँ पे रिसेंटली जो RBI है उसके द्वारा ये क्वार्टरली बेसिस पे जो हाउस प्राइस इंडेक्स है, जिसको HPI इंडेक्स बोलते हैं, इसको क्वार्टरली बेसिस पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। और अभी रिसेंटली जो है इसको 2019-20 का जो फोर्थ क्वार्टर था उसके लिए रिलीज़ किया गया था अगस्त मंथ में, ठीक है। और ये जो HPI इंडेक्स है इसको कैलकुलेट करने के लिए जो बेस ईयर रखी जाती है वो रखी जाती है 2010-11, ठीक है। 2010-11 इसके लिए बेस ईयर रखी जाती है। और इसमें कई सारी जैसे मेन सिटीज़ जो हैं जिनको कंसीडर किया जाता है, जिनके बेसिस पे इस इंडेक्स को प्रिपेयर किया जाता है, जैसे अहमदाबाद है, बेंगलुरु है, चेन्नई, दिल्ली, कानपुर, कोची, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई जो है, इन सब के बेसिस पे ही इस इंडेक्स को RBI के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन फंड, जिसको CAMPA फंड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो फंड है, यहाँ पे जो 4 एक्टिविटीज़ दी गई, इनमें से किन एक्टिविटी के लिए, किस किस एक्टिविटी के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। तो अभी रिसेंटली हुआ क्या है कि जो एनवायरमेंटल मिनिस्टर है उनके द्वारा यहाँ पे बोला गया है कि जो CAMPA फंड जो है इसको बेसिकली जैसे कि जो फॉरेस्ट एरिया में जो भी वर्कर्स होते हैं उनकी सैलरी पेमेंट के लिए, या फिर जैसे उनको ट्रैवल अलाउंस की जो ज़रूरत होती है, या फिर जो भी उनके मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं, उन सब के लिए इसको यूज़ नहीं किया जा सकता, ठीक है। और अगर हम इसके यूज़ की बात करें, जैसे कि मतलब कोई भी कैचमेंट एरिया का ट्रीटमेंट करना होता है, या फिर वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होती है पैसों की, इसके अलावा जैसे फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑपरेशंस के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है, सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन वर्क के लिए रिक्वायरमेंट जो होती है, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट जो है उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, जो बजट उसमें लगता है, जो पैसे उसमें लगते हैं, उन सारी चीज़ों के लिए जो बेसिकली कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन फंड या CAMPA फंड जो है इसका यूज़ किया जाता है। उसके साथ साथ जैसे कि जो CAMPA का जो वर्क्स वगैरह होते हैं उन सबको मॉनिटर करने के लिए, उन सब से जैसे फॉरेस्ट्री वगैरह जो होती है वहाँ पे जो भी रिसर्च वगैरह होती है उन सब के लिए जो भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है उन सबको यूज़ किया जा सकता है। उन सब में बेसिकली जो कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन फंड है इसको यूटिलाइज किया जा सकता है। अब यहाँ पे अगर हम इसके स्टेटमेंट्स को देखें तो यहाँ पे बेसिकली जो थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा, बाकी जो सब हैं वो सही हो जाएंगे। सो आवर करेक्ट आंसर विल बी डी, A1, 2 एंड 4। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इस सेगमेंट का। इसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि अरुणाचल प्रदेश में जो टाइगर रिजर्व्स हैं, यहाँ पे 4 टाइगर रिजर्व्स के नाम दिए गए, इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व जो है जो कि अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली जो पक्के टाइगर रिजर्व है ये ऑब्वियसली अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा टाइगर रिजर्व है ये भी अरुणाचल प्रदेश में है, और कमलैंग टाइगर रिजर्व है ये भी अरुणाचल प्रदेश में। बट जो नामेरी टाइगर रिजर्व है ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं, ये असम में है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड को छोड़ के बाकी हमारे सब हो जाएंगे, मतलब 1, 3 एंड 4। सो और करेक्ट आंसर विल बी बी। ओके, तो यही थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 की टेस्ट सीरीज 7 से रिलेटेड। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।